हेलो स्टूडेंट्स, हम सेल ऑफ गुड्स 9030 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा क्लोज हो चुका है, जिसमें हमने उसका नाम क्या है विस्तार जुडिक्शन के बारे में पढ़ा। सेक्शन 2 जो बहुत इम्पोर्टेंट था, डेफिनेशन क्लोज भी पढ़ा। और तीन सेक्शन थे, उसमें तीनों हमने पिछले वीडियो क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। विक्रय की सुविधा यानी कि क्या है। आज का टॉपिक क्या है हमारे? फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 2। चैप्टर 2 के हम दो बात पढ़ेंगे हम। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि विक्रय और विक्रय करने का करार। विक्रय और विक्रय करने का करार पढ़ने से पहले हम देखेंगे विक्रय की सुविधा के बारे में, कि विक्रय और विक्रय करने का करार तो हम देखेंगे, लेकिन विक्रय और विक्रय करने का करार कौन से कॉन्ट्रैक्ट से बनता है उसको हम पहले समझेंगे। और बात हम कर रहे हैं सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 में 4 क्लोज है, तो सेक्शन 4 का जो पहला क्लोज है वह क्या बताता है। हम बात करेंगे कर क्या रहे हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल की। उससे पहले हम बात कर रहे हैं विक्रय की सुविधा के बारे में। तो माल के संबंध में किसकी होती है? बेस के अंतर्गत क्या हो रहा है? सेल ऑफ गुड्स के अंतर्गत माल शब्द का यूज कर रहे हैं। माल का क्रय और विक्रय किया जा रहा है। तो माल के विक्रय की सुविधा क्या है? ऐसी सुविधा जिसके द्वारा विक्रेता क्या कर रहा है, माल की जो संपत्ति है क्रेता को कीमत पर अंतरित करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या हूँ? विक्रेता हूँ, ठीक है। सेलर हूँ मैं और बायर है आप। तो सेलर मैं हूँ, दूसरा बंदा बी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे मेरे को माल लेना है, माल की संपत्ति लेनी है। तो क्रेता क्या करेगा, मेरे को लेना है। यदि मैं क्रेता हूँ तो मैं क्या करूँगी, विक्रेता को कीमत अंतरित करूँगी। कीमत हमने पढ़ी थी 2 क्लोज 10 के अंतर्गत। कीमत का मीनिंग क्या है? धन के रूप में जो करेंसी अभी चल रही है, जो चलन में मुद्रा है वो। तो क्या कर रहा है, माल की संपत्ति मेरे पास आएगी, कब आएगी? जब क्या कर दिया है, मैंने कीमत अंतरित कर दी है, या ऐसा मैंने अंतरित करने का कोई एग्रीमेंट कर लिया है। तो माल के विक्रय की सुविधा कैसी सुविधा होगी? जिसमें जो भी विक्रेता है, जो यानी कि विक्रय कर रहा है, जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी क्या कर दी है उसने, बायर को उस प्राइस पर दे दी है या प्राइस पर देने का एग्रीमेंट कर लिया है। तो यह एक भागिक स्वामी का मीनिंग। दूसरे भागिक स्वामी यानी कि जो को पार्टनर है, वन पार्टनर, ओनर एंड अनदर भी एक दूसरे को कर सकते हैं। कोई विशेष इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री, क्या हो रहा है, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। एक प्राइस के बदले क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, एक के द्वारा या दूसरे स्वामी के बीच में भी हो सकती है। अब ये कैसे होगी भाई? एब्सोल्यूट होने चाहिए, कंडीशनल होने चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन में हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। तो सेक्शन 4 में मैंने जैसे कहा कि 4 में 4 क्लोज है। तो पहले क्लोज ने बता दिया विक्रय की सुविधा के बारे में। तो विक्रय की सुविधा क्या हो गई? जैसे ही क्या कर रहा है, विक्रेता को क्रेता के द्वारा कीमत अंतरित कर दी गई है, माल में की संपत्ति की और ट्रांसफर हो गई है, या एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इस प्रकार का, तो विक्रय की सुविधा कहलाती है। तो अब हम बात करेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। तो सबसे हम पहले बात कर रहे हैं सेल के बारे में। सेल का मीनिंग क्या है? वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी यानी मीन्स ओनरशिप यानी कि स्वामित्व इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट इज कॉल्ड सेल। हम क्या बात कर रहे थे, हमने पहले भी यही बात की थी। तो विक्रय का मीनिंग क्या हो गया? जब माल में की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या चली गई है, क्रेता को चली गई है, किसके अधीन? विक्रय की सुविधा के अधीन। विक्रय की सुविधा के अधीन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अधीन क्या हो गई है, संपत्ति क्या हो गई, अंतरित हो गई है। तो वह क्या कहलाती है? विक्रय कहलाती है। हमने क्या कहा कि सेल पढ़ने से पहले हमें एग्रीमेंट टू सेल के बारे में जानना है।
एग्रीमेंट टू सेल क्या कह रहा है कि दो पक्षकार ए और बी, एक पक्षकार विक्रेता है और दूसरा पक्षकार क्रेता है। एक पक्षकार को माल बेचना है और दूसरे पक्षकार को खरीदना है। तो खरीदने वाले ने क्या कर दिया है, उसकी संपत्ति की कीमत अंकित कर दी है और जो बेचने वाला ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया या एग्रीमेंट कर लिया है। तो ये विक्रय की संविदा। तो ये सेल क्या कह रहा है, वेर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसके दिन, यानी कि विक्रय की संविदा के दिन द प्रॉपर्टी यानी कि स्वामित्व जो कब्जा है, द गुड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो क्या हो गई है, विक्रेता से क्रेता को चली जाती है। तो वह कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। जहाँ की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के दिन अंतरित होती है तो वह संविदा विक्रय कहलाती है। तो ये हो गई सेल की बात कि विक्रय की संविदा के दिन आपने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दी है, तो वो क्या हो गई, विक्रय कहला। द सेल टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर के उसने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया है। और सेल हमेशा क्या माना जाता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो भी निष्पादित होने वाला है, एग्जीक्यूशन में है। तो सेल एकदम ओवरऑल क्लियर हो गया। सेल होते अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि विक्रय क्या होता है, जब माल में की संपत्ति विक्रेता से किस में चली गई, क्रेता को, जो भी खरीदने वाला है, विक्रय की संविदा के दिन क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, तो वह संविदा विक्रय कहलाती है। क्या हो गया, हिंदी में भी देख लें हम कि विक्रय अनुबंध में दो बातों का समावेश हम पढ़ चुके हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल की डेफिनेशन 4 क्लोज 3 में, 4 क्लोज 1 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि विक्रय की संविदा, 4 क्लोज 2 में कि कैसी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है, कंडीशनल भी हो सकती है। 4 क्लोज 3 क्या कहता है कि जब विक्रय अनुबंध के अनुसार माल के स्वामित्व का यानी कि पोजेशन ओनरशिप का विक्रेता से क्रेता को अंतरण हो जाता है तो उस अनुबंध को विक्रय कहते हैं। हमने इससे पहले गुड्स में पढ़ा था कि जब संपत्ति का मीनिंग क्या है, इसके अंतर्गत पोजेशन से है, ओनरशिप से है कि जिसका स्वामित्व है संपत्ति उसी की ही मानी जाएगी। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ब्लैक स्टोन ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। ब्लैक स्टोन कहते हैं किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को माल के स्वामित्व का अंतरण ही विक्रय कहलाता है। पहले हमने विक्रय की सुविधा क्या है, कंसिडरेशन तो मिल रहा है एक दूसरे को। तो ब्लैक स्टोन ने भी क्या कहा कि जो कंसिडरेशन दिया जाता है और स्वामित्व का अंतरण हो गया तो वह सेल है लाता है। तो क्लियर हो चुका है कि स्वामित्व का क्या होना, यानी कि विक्रेता था पहले स्वामी उस वस्तु का। जैसे कोई भी एक पेन है, ठीक है, पेन की कीमत चुका दी। पेन जब मैं गई थी शॉप पे लेने के लिए तो उसका स्वामित्व किसके पास था, विक्रेता के पास था। जैसे ही मैंने क्या कर दी, पेन की कीमत चुका दी और वह पेन अब मेरे पास आ गया है तो क्या हो गया, उसका स्वामित्व चेंज हो गया है। किसके लिए, प्रतिफल के द्वारा। तो स्वामित्व चेंज हो गया और मूल्यवान प्रतिफल दे दिया गया है तो वह क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। अब हम बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल की। ये तो था सेल। पहले हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय की संविदा क्या है, फिर हमने बात की विक्रय के बारे में। अब हम बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल कब होता है। एग्रीमेंट टू सेल मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर विच द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर डेट, यानी किसी आगामी तिथि को क्या करूँगा, मैं यह कार्य करूँगा। संपत्ति का जो अंतरण कब करूँगा, कोई फ्यूचर डेट के दिन, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, या कोई ऐसी शर्त कंडीशन लगाना है जो क्या करना, आगामी समय में पूरी की जानी है, वो जो बाद में पूरी की जानी है। तो वह सुविधा क्या होगी, सेल नौकर एग्रीमेंट टू सेल होगी। सेल क्या होती है कि एट प्रेजेंट क्या चला गया, जो ऑनरशिप है वो क्या चली गई है, तुरंत ही विक्रेता से क्रेता में चली गई है, स्वामित्व तो उसके पास से चला गया है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है, हम क्या मान रहे हैं कि सेल में जो मेन चीज़ क्या होती है कि प्रॉपर्टी जो क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन इसमें कब हो रही है, द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स इज टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर डेट, की कभी आगामी तिथि के अंतर्गत क्या करूँगा, मैं संपत्ति का आगामी समय में संपत्ति का अंतरण करूँगा, या और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, या ऐसी शर्तों के अधीन
जो बाद में पूरी की जानी है। तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा सुविधा एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगी। डिफरेंस क्या आ रहा है, दो चीज़ों का डिफरेंस आ रहा है कि अंतरण आगामी समय में फ्यूचर डेट एंड कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुल फिल्ड। तो ये हुई एग्रीमेंट टू सेल, दोनों बातें क्लियर हो गई। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, जब एट प्रेजेंट उस समय ही क्या हो जाता है, स्वामित्व तो चला जा रहा है तो सेल, लेकिन किसी तिथि को है या शर्तों के पूरा होने पे तो एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। एग्रीमेंट टू सेल हो गया। जब 4 क्लोज 3 के अंतर्गत दी गई है इसकी डेफिनेशन, जब माल के स्वामित्व का अंतरण भविष्य में किसी तिथि को अथवा कुछ शर्तों को पूरा करने की बात किया जाना है तो वह अनुबंध विक्रय का ठहराव कहलाता है। तो ओवरऑल अध्ययन करने से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि विक्रय के ठहराव में माल के स्वामित्व का तत्काल अंतरण नहीं होता है, एट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा है। विक्रय का जो ठहराव है भविष्य में पूरा किया जाने वाला है। जो ही विक्रय, अब ये जो सेक्शन जो 4 का 4 क्लोज है वो क्या बताता है कि एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट कब बन जाएगा, कब बन जाएगा, भाई दो कंडीशन लगाई हुई है। क्या कि जब उस टाइम बीत जाता है, जब संपत्ति का अंतरण का बोला हुआ है, या जो भी शर्तें हैं वो पूरी हो जाती है जिनके जिन माल में की संपत्ति अंतरित होती है, तो एग्रीमेंट टू सेल क्या हो जाएगा, उस समय सेल बन जाएगा। तो ओवरऑल क्लियर हो गया सेक्शन 4 के 4 क्लोज। सेक्शन 4 ए क्लोज एग्रीमेंट टू सेल, 4 का क्लोज 3 सेल, 4 का क्लोज 3 के अंदर ही एग्रीमेंट टू सेल, जो दोनों डेफिनेशन है सेल और एग्रीमेंट टू सेल की, वो दोनों 4 क्लोज 3 में ही दी गई है। 4 क्लोज 4 तो क्या कहता है कि एग्रीमेंट टू सेल कब बन जाता है, और 4 क्लोज 2 की कैसी हो सकती है एग्रीमेंट टू सेल की जो है डेफिनेशन किस प्रकार से हो सकती है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है, कि विक्रय कब बनता है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होती है। एग्रीमेंट टू सेल कब बनता है, जब सेल बनती है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट बनने का। फिर हम देखेंगे फॉर्मेलिटीज़ के बारे में, काफ़ी इसमें टॉपिक है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अब तक के लिए थैंक यू।